चलिए क्लास की शुरुआत करता हूँ। ठीक है। और आज का क्लास है आपका भारत में गवर्नर और इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स। भारत में गवर्नर और इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है और वेरी लॉन्ग टॉपिक, जिसमें हम एक्चुअली आपके लिए 1773 से शुरुआत करते हैं और टिल 1950 तक होता है। लेकिन हम थोड़ा अर्लियर जाके आपको समझाने के ख्याल से 1756 से टिल 1950 लगभग आप समझ सकते हैं कि कितने साल, 300 साल का संदर्भ, 1800, 1900, हाँ 200 साल का संदर्भ आपको दिखाई देगा। 200 ईयर्स। लगभग 40 गवर्नर जनरल हुए। ठीक है। उनमें से हमें 20-22 गवर्नर जनरल पढ़ना ही है और वहां से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। जरा एक बार बोर्ड पे नजर डाल लें। बोर्ड पे नजर डालते हैं। आज का मॉडर्न इंडिया में हिस्ट्री में टॉपिक है गवर्नर्स एंड इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स। कहने का तात्पर्य यह है, जो मैं अब समझा रहा हूं, कहने का तात्पर्य यह है कि गवर्नर्स एंड इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स ये एक अच्छा टॉपिक है कि किस गवर्नर के समय कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सवाल तय है हर कंपटीशन। तो देखा जाए तो गवर्नर ऑफ बंगाल, जब आप बंगाल का गवर्नर कहते हैं तो ऐसे ही एक गवर्नर ऑफ बंबई और ऐसे ही एक गवर्नर ऑफ मद्रास, यानी बंगाल, बंबई, मद्रास, बीबीएल आप इसे कह सकते हैं। ये तीनों जगह पर होता था एक एक गवर्नर। कब होता, कैसे बताऊंगा। तीनों जगह गवर्नर, ये आपको बैकग्राउंड समझा रहा हूं गवर्नर्स का। तीनों जगह गवर्नर्स होते थे। तीनों शहर को प्रेसिडेंसी शहर कहा जाता और प्रेसिडेंसी शहर में गवर्नर होता था। चलो, इनमें से हम गवर्नर ऑफ बंगाल को हाईलाइट करेंगे। ये दोनों हाईलाइट नहीं होगा। अगर हम देखें, अगर बंगाल में जो गवर्नर है, गवर्नर ऑफ बंगाल, तो ये कहानी 1756 से शुरू होती है और 1772 तक ये शब्द चलेंगे। अब इसको हाईलाइट करके हम यहां ले आए। गवर्नर ऑफ बंगाल को शॉर्ट में मैं यूज करूंगा जीबी, गवर्नर ऑफ बंगाल, जीओबी नहीं, जीबी, गवर्नर ऑफ बंगाल, जिसकी शुरुआत 1756 से होती है और एंडिंग होती है 1772 तक। उसके बाद क्या होता है, रेगुलेटिंग, मालूम है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है और उस एक्ट से बंगाल का जो गवर्नर है, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर है, ध्यान देना है, वह थोड़ा अपलिफ्ट हो जाता है पोस्ट और उसका नाम हो जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखा आपने, एक शब्द यूज हो गया, ये वर्ड यूज हो गया और यहां पर ये वर्ड यूज हो गया। एक नई चीज है ये आपके पास है। ठीक है, ध्यान दें। तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो जीबी है, ये पोस्ट यहां तक रहा। इसी पोस्ट को अपलिफ्ट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया, ये वर्ड जुड़ गया और इसको शॉर्ट फॉर्म में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, शॉर्ट फॉर्म हमने ले लिया। और ये शुरू हो गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से 1833, यानी थर्ड एंड लास्ट चार्टर्ड एक्ट के तहत। इस समय अब गवर्नर के जो बंगाल का है, अब बंगाल का गवर्नर नहीं है, पूरे इंडिया का गवर्नर हो गया। तो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, वो गवर्नर जनरल हो गया रेगुलेटिंग एक्ट से, और उसके बाद देखते हैं थर्ड चार्टर्ड एक्ट से ये आ जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब एक शब्द क्या आया, इंडिया। जीजीबी था, बी की जगह पर आई आ गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये कब आया, 1833 में, जब थर्ड एंड लास्ट चार्टर्ड एक्ट आया। उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अब बंगाल के गवर्नर जनरल को और अपलिफ्ट करके पोस्ट को और बढ़ा दिया और नाम दे दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये 1833 से कब तक चलेगा, 25 जनवरी 1950 तक चलेगा, यही नाम। अब आइए वाइसराय, VICEROY, वाइसराय का मतलब होता है राजा या रानी, यानी रूलर का प्रतिनिधि, टू रिप्रेजेंट किंग्स और क्वीन।
और किंग्स और क्वीन द सिंबल ऑफ ए स्टेट, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए स्टेट्स। समझ में आई बात? ऐसे तो जो वाइसराय होते थे वो कौन होते, तो अभी बताऊंगा। तो एक पोस्ट क्रिएट हुआ वाइसराय का, यानी राजा का प्रतिनिधि या रानी का प्रतिनिधि या राज्य का प्रतिनिधि, और ये पोस्ट को जीजीआई के पोस्ट के साथ अटैच कर दिया गया। ये पोस्ट कभी भी अलग से नहीं रहा। दिस पोस्ट क्रिएटेड एंड अटैच्ड विद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये ध्यान में रखना है। और जब वाइसराय हटेगा तो अटैच से डिसअटैच करके हटा देगा, सिंगली ये कभी नहीं होगा। यानी व्यक्ति एक जो है ना गवर्नर जनरल, उसी के साथ एक और पोस्ट अटैच हो गया, व्यक्ति एक पद दो। तो ये कब आया, तो 1858 1 नवंबर को जो इंडिया काउंसिल एक्ट था, इंडिया रूलिंग एक्ट, 1 नवंबर 1858 इंडिया रूलिंग एक्ट से एक वाइसराय का पोस्ट क्रिएट हुआ और वो गवर्नर जनरल के पोस्ट के साथ अटैच कर दिया, व्यक्ति एक पद दो रखा। ठीक है, अब वो वाइसराय हो गया, जिसका मतलब हुआ अब वही गवर्नर जनरल अब ब्रिटेन की महारानी का भी प्रतिनिधित्व करेगा। द सेम गवर्नर जनरल यूज्ड टू बी एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्वीन और किंग। और ये कब तक चला, टिल देन आवर गेटिंग फ्रीडम। 15 अगस्त 1947 को हमने क्या किया, अपना देश आजाद हुआ। तो 15 अगस्त से ठीक पहले तक वाइसराय का पोस्ट था। तो वाइसराय का पोस्ट कब डिलीट हो गया, खत्म हो गया, डिस्क्रिएट हो गया, 14 अगस्त 1947। तो जब 1858 से शुरू हुआ और 14 अगस्त 1947 तक चला, तो उस पीरियड में हम क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कम वाइसराय, एक ही व्यक्ति दोनों पद पे है। और जब वाइसराय का पद फिर से समाप्त हो गया तो फिर ऑलरेडी वो क्या रह गया, गवर्नर जनरल रह गया। अब फिर देखा आपने, तो फिर हमने एक बार लिख दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये कब, 1947 से 1950। लॉर्ड माउंटबेटन, पता ही है, आजादी के बाद भी गवर्नर जनरल बने रहे, पर वाइसराय नहीं रहे। क्योंकि हम आजाद हो गए तो रानी का प्रतिनिधि कौन यहाँ रहेगा, रानी अपना शासक यहाँ थोड़े रखेगी, उपशासक नहीं रखेगी ना, हम स्वतंत्र है ना। लेकिन हमने माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाए रखा बिकॉज पार्टीशन ठीक से हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाए, इन सब के लिए उसको एक्सपीरियंस है, और आसपास के वातावरण में संतुलन बने पड़ोसियों के साथ, इसलिए। तो ये 1947 15 अगस्त से 25 जनवरी 1950 तक के पोस्ट को देखें तो गवर्नर जनरल के। और आपको मालूम, माउंटबेटन 1948 में फाइनली रिजाइन देके जुलाई मंथ में चले गए, क्योंकि अब देखा कि सब ठीक है तो ठीक है। तो हम उसकी जगह अपने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को अगला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बनाया, तो वो रहे। तो वो फर्स्ट इंडियन, लास्ट इंडियन एंड लास्ट गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये सब उनके नाम से जुड़ जाएगा। और वो कब तक रहे, 25 जनवरी के मिडनाइट तक 1950, क्योंकि उसके बाद तो राष्ट्रपति आ जाएंगे, तो ये डिस्क्रिएट हो जाएगा फाइनली, राष्ट्रपति का पद क्रिएट हो गया और रिक्रूट भी हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए। तो ये एक डेवलपमेंट है जिसपे हम अक्सर आपके साथ ये शब्द का इस्तेमाल करेंगे। हम गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और हम ये भी यूज़ करेंगे वाइसराय कम गवर्नर जनरल, ये भी यूज़ करेंगे। और फिर ऑटोमेटिकली इसके लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फिर रह जाएगा। तो ये चीज़ें, वाइसराय खत्म हो जाएगा समय के साथ। तो ये हम बार बार यूज़ करेंगे ये वर्ड जब हम आपको ये पढ़ाएंगे, इसलिए ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। समझ आए? अब कैसे क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्टली, समझिए। जैसा कि हम जानते हैं, सुनना है गौर से, बंगाल, मद्रास और बंबई में तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता था, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो इसे अपॉइंट करते, और हर गवर्नर अपने जुरिस्डिक्शन एरिया को लेकर
डायरेक्टली अकाउंटेबल था ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति, वही जवाबदेह था। तीनों आपस में एक दूसरे के लिए नहीं, अलग अलग जवाब देते। ये चलता रहा। अब हम बंगाल को थोड़ा हाईलाइट कर लें तो बंगाल में जो गवर्नर था उसको पहला गवर्नर ड्रैक, ड्रैक 1756 से 1757, एक साल के आसपास मान लीजिए। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज ड्रैक सिंस या ड्यूरिंग 1756 to 57, ठीक है, जस्ट बिफोर बैटल ऑफ पलासी। सेकेंड वॉज रॉबर्ट क्लाइव जो 1757 से 1700, ठीक है, 59 तक के आसपास रहा। तो द नेक्स्ट वाज रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, सेकेंड वही था। थर्ड कौन था? तो थर्ड का नाम था वेसिंटार्ट। अब वेसिंटार्ट कब से कब था सवाल बनेगा। तो वेसिंटार्ट का टाइम था 1762, 64। फिर उसके बाद कौन आया? तो उसके बाद फिर आया सेकेंड टाइम अगेन रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव कब तक रहा? तो रॉबर्ट क्लाइव का टाइम है 67, यानी 65 से 67, जब बक्सर का युद्ध हो गया तो उसके बाद। तो इस तरह से देखा, फर्स्ट कौन है बंगाल का गवर्नर? ड्रैक, ड्रैक के बाद रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के बाद वेसिंटार्ट, वेसिंटार्ट के बाद फिर से रॉबर्ट क्लाइव। अब उसके बाद कौन आएगा? वेरेलास्ट, ठीक है, कब? तो 1767 से 72, ये कौन था? वेरेलास्ट। आफ्टर वेरेलास्ट द नेक्स्ट एंड द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज वारेन हेस्टिंग्स। कब? 1772 टू 1773। 1772 से 1773 के बीच में कौन आया गवर्नर बन के बंगाल का? वॉरेन हेस्टिंग्स। और वो एक साल एज ए गवर्नर ऑफ बंगाल रहा, उसमें बहुत काम किया, वो हम बाद में देखेंगे। अब क्या होता है, जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर ऑफ बंगाल है उस टाइम में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है ब्रिटेन से, और भारत में 1773 को इन्फोर्स्ड, लागू हो जाता है। और इसके तहत जो गवर्नर है बंगाल का उसको अपलिफ्ट करके एक बड़ा पोस्ट बना देता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो बंबई और मद्रास के गवर्नर साहब हैं वो दोनों अब किसके अंडर में आ जाते हैं? बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट। अंडर में आने का ये मतलब है कि गवर्नर जनरल की सलाह से बंगाल, ठीक है, मद्रास और बंबई के गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा, सलाह देगा, ठीक है। अब दूसरा क्या, जब ये बंबई और मद्रास के गवर्नर अपने आसपास के रियासतों राज्यों के साथ अगर कोई एग्रीमेंट साइन वाइन करते हैं, व्यापार वाणिज्य पॉलिटिकल कुछ भी, तो उसको रेटिफिकेशन, अनुमोदन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल करेगा, तभी वो संधि मान्य होगा, रिकॉग्नाइज्ड होगा, एक्टिवेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तभी तो जब हम देखते हैं 1775 में होलकर को लेकर के हम देखते हैं कि मराठा और बंबई प्रेसिडेंसी के बीच एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट सूरत की संधि, जिसको कि मराठा चले जाते हैं वारेन हेस्टिंग्स के पास, इस संधि को तोड़ दिया जाता है, कहते हैं दूसरी संधि करो। तो पुरंदर की संधि 1776 में होती है बिकॉज ऑफ दिस पावर। ये समझ में आ गया। तो ये हुआ। अब उसके बाद क्या हो गया, अब बंगाल को ही हाईलाइट रखे, तो बंगाल में कौन हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहला कौन बना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? जीजीबी। यही वॉरेन हेस्टिंग्स जो जीबी था अब जीजीबी बना, और जीजीबी के हैसियत से कब तक रहा? तो वो रहा 1773 से लेकर 1785, ड्यूरिंग 1773 टिल 1785 तक रहा। देन कार्नवालिस आ गया, फिर जॉर्ज बार्लो आ गया, फिर उसके बाद देखते हैं हम कि वो आ गया, क्या कहते हैं, वेलेज़ली आ गया, लॉर्ड आर्थर वेलेज़ली। वेलेज़ली के बाद मिंटो फर्स्ट आया, मिंटो फर्स्ट के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स आए,
लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद और भी एक दो आए, उसके बाद एक तगड़ा सा आया लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो 1828 से 33 तक जीजीबी था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके समय में क्या होता है, एक एक्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं थर्ड एंड लास्ट चार्टर्ड एक्ट 1833, 1833। और थर्ड एंड लास्ट चार्टर्ड एक्ट में क्या होता है कि अब गवर्नर जो बंगाल का है, गवर्नर जनरल, उसका अपलिफ्टमेंट होता है और उसे अब एक बड़ा टाइटल मिल जाता है, पोस्ट को अपलिफ्ट करके कह देते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि इसका एरिया बढ़ रहा है बंगाल बिहार इन सब से, तो इंडिया कर दिया। तो थर्ड चार्टर्ड एक्ट से 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल का ओहदा उठा करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। और उस वक्त लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। तो जीजीबी लास्ट थे, अब जीजीआई फर्स्ट हो गए। तो जीजीबी के तौर पर तो वो 1828 से 1833 रहे, और 1833 से 1835 के तौर पर ये क्या रहे, जीजीआई इंडिया। तो ये हुए। खूब सवाल ये सब पूछता है। अब क्या होता है, अब देखते हैं 1857 की क्रांति होती है, और क्रांति का जो रिजल्ट होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं, हम लोग हार जाते हैं। तो अंग्रेज अब हम लोग को और कंट्रोल करने के लिए एक कानून लेके आता है जिसका नाम है इंडिया रूलिंग एक्ट, भारत शासन अधिनियम, जो 1 नवंबर 1858 को भारत में इम्प्लीमेंट होता है। और इसके इम्प्लीमेंटेशन उस टाइम का जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो भारत में करता है। और उस टाइम का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसका नाम है लॉर्ड विस्काउंट माउ, ठीक है, विस्काउंट कैनिंग, लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग। और कैनिंग जो है वो 1856 से 62 तक है, लेकिन 1856 से लेकर 1858 तक वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। लेकिन जैसे ही ये कानून लागू होता है उसमें महारानी के डिक्लेरेशन में ये लिखा है कि मैं क्वीन विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी, मैं अपना प्रतिनिधि के तौर पर एक पद क्रिएट कर रही हूँ जिसे वाइसराय के नाम से जाना जाएगा, और मैं अपनी तरफ से अपना प्रतिनिधि यानी अपना वाइसराय अपॉइंट करती हूँ जो मेरा भतीजा है और जो वर्तमान में भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, यानी लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग ही हमारे वाइसराय होंगे, ठीक है, समझ में आई। और वाइसराय के तौर पर वही हमारा भतीजा वाइसराय है। और ये भी लिखा कि आगे भी जो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे वही वाइसराय भी हुआ करेंगे। तभी का ना एक व्यक्ति दो पद। अब सवाल कि वाइसराय का पोस्ट कब क्रिएट हुआ, 1858 1 नवंबर। वाइसराय का पद धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग। तभी हम कहते हैं कि ये वाइसराय पद आने का मतलब नहीं है कि जीजीआई का पद डिस्क्रिएट हो गया, नहीं, दोनों पद बने रहे, ठीक है। और इसलिए पहले सवाल बनेगा हु वॉज द फर्स्ट वाइसराय, या हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कम वाइसराय एज ए फर्स्ट, तो हम कहेंगे कैनिंग है। तो ये अब आइए, तो जीजीआई की हैसियत उसकी 1856 से 58 थी और 1858 से 62 तक रहा एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कम CUM कम मतलब सह मतलब साथ साथ, वो क्या था, जैसे मैंने कहा साथ साथ उसकी क्या स्थिति थी, वाइसराय की भी स्थिति थी, वो राजा का प्रतिनिधि था। तो एज ए गवर्नर के तौर पर वो ब्रिटिश, ध्यान देंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो इंडिया मिनिस्टर का पोस्ट होता, भारत मंत्रालय का मंत्री, उसके प्रति जवाबदेह होता था। और वाइसराय की हैसियत से वो किसके प्रति जवाब होता था, महारानी या राजा के प्रति, मतलब क्या कहते हैं, ब्रिटेन के राजा या रानी के प्रति, मोनार्की के प्रति, ये दो उत्तरदायित्व थे, ये मतलब हुआ। ऐसे फिर गवर्नर जीजीआई कम वाइसराय चलता रहा, तो हम धीरे धीरे आज़ाद की स्थिति में आए। तो हम जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए और भारत पर ब्रिटेन का अब किसी भी प्रकार का कोई हुकूमत नहीं रहा।
तो उसका जो प्रतिनिधि हमारे यहाँ है वो भी अब नहीं होगा, तो वाइसराय का पद इसीलिए डिस्क्रिएट कर दिया गया। और वाइसराय का पद जब डिस्क्रिएट हो गया तो फिर एज इट इज बच क्या गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो भी डिस्क्रिएट कर रहे थे, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वालों ने कहा आई हैव टू नीड टू बी इट कंटिन्यू। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो है, जो माउंट बैटन थे उनको जीजीआई के तौर पर कंटिन्यू किया आफ्टर फ्रीडम भी। लेकिन जैसे ही फ्रीडम मिला उससे ठीक पहले वाइसराय कहा गया। तो दो नकाब थे, एक ही व्यक्ति के दो नकाब थे, तो एक नकाब वाइसराय वाला हट गया, क्योंकि हम अब आज़ाद हो गए, अब ब्रिटेन का प्रतिनिधि रहेगा नहीं, पर आदमी वो कंटिन्यू है एज ए गवर्नर जनरल। ये मतलब है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये अब जब हम आज़ाद हो गए तो लॉर्ड माउंट बैटन ही कंटिन्यू किए एज ए जीजीआई, वाइसराय तो अब नहीं रहे, जीजीआई। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उनको कंटिन्यू किया। अब वो 48 में रिजाइन देके जब चले गए तो उनकी जगह सी राजगोपालाचारी को हम लोगों ने एज ए कॉन्स्टिट्यूशन में उनका किया और फिर वो कंटिन्यू किए। और जब हम पूर्णतः अपने संविधान को लागू किया, राष्ट्रपति का पद सृजित हो गया, उसका रिक्रूट हुआ, ऑटोमेटिकली 25 जनवरी 1950 को मिडनाइट में 12 बजे से पहले ये वाइसराय का पद, सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद समाप्त हो गया। राजगोपालाचारी थे। तो अब इस तरह से देखिए तो एक क्वेश्चन सूट करता है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? ड्रैक था। पर आप लोग के हल्के ऑप्शन में ड्रैक होगा ही नहीं, आप बनाइएगा रॉबर्ट क्लाइव पे। दिस इज द रियलिटी। लेकिन जैसे आईएएस का एग्जाम दीजिएगा तो ड्रैक भी सामने आ जाएगा, एक नया ऑप्शन उभर के आ जाएगा। अब आपसे पूछता है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वारेन हेस्टिंग्स थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट। फिर आगे पूछेगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833। फर्स्ट गवर्नर जनरल कम वाइसराय या फर्स्ट वाइसराय, लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग 1858 फर्स्ट नवंबर। फिर पूछेगा हु वॉज द लास्ट वाइसराय, लॉर्ड विस्काउंट माउंटबैटन। हु वॉज द लास्ट वाइसराय कम गवर्नर जनरल, तो अभी बोलेंगे लॉर्ड विस्काउंट माउंटबैटन, तो वाइसराय का पद खत्म। देन हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल आफ्टर फ्रीडम, लॉर्ड माउंटबैटन, वही विस्काउंट लॉर्ड माउंटबैटन। फिर पूछेगा हु वॉज द फर्स्ट इंडियन, हु वॉज द लास्ट इंडियन, हु वॉज द सिंगल इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो बोलेंगे सी राजगोपालाचारी। कब से कब? 48 से 25 जनवरी मिडनाइट 1950। और जब ये पूछे हु वॉज द लास्ट वाइस इंडियन वाइसराय, तो समझिए फेक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो ये चीज़ है, हमने इतने सारों के नाम लिए, इन सारे में दो के नाम में हमने क्या लगाया? विस्काउंट। विस्काउंट का मतलब है वो महाराजा का, मोनार्की का रिलेटिव है, कजन है, कजन नहीं नेफ्यू है, भतीजा है। तो कैनिंग भी भतीजा था विक्टोरिया का। और जो आखिरी था लॉर्ड माउंटबेटन यानी विस्काउंट माउंटबैटन, वो भी जॉर्ज सिक्स्थ का, राजा का भतीजा था। जहां विस्काउंट लगा भतीजा, दो ही में विस्काउंट लगा। अब जितने गवर्नर जनरल होते उनका टर्म 4 ईयर का होता था। कितने का? 4 वर्ष का। बीच में 5 वर्ष का होने लगा था। समझ आई बात? 5 वर्ष का। तो पहले 4 वर्ष फिर 5 वर्ष का। पॉइंट क्लियर? अब जो मोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल के नाम में लॉर्ड लग जाता था, लॉर्ड विस्काउंट, लॉर्ड दैट, लॉर्ड दैट, तो जनरली इसका ये मतलब हुआ कि वो इंग्लैंड के पार्लियामेंट के अपर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर रह चुके हैं, तो अपने नाम में लॉर्ड्स लगा सकते हैं। ये मतलब है। टर्म 4 ईयर, बाद में जाके 5 ईयर हुआ। लॉर्ड्स लगाने का मतलब है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर थे। गवर्नर का मतलब है वन हु गवर्न, ये भी मतलब हो गया। और गवर्नर का मतलब है बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, वाइसराय कम गवर्नर जनरल, फिर वाइसराय अलग हो गया, फिर गवर्नर जनरल, आखिरी कौन? तो अब आखिरी जो है गवर्नर जनरल कौन? तो सी राजगोपालाचारी। इंडियन में फर्स्ट लास्ट कौन? तो भी वही। तो इस तरह से सवाल आएगा, उसको समझना जरूरी होता है। समझ में आई बात? तो चलिए, ये तो हो गया। तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता था? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले करते थे। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो गया, जिससे पुष्टि करवाना जरूरी होता था। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अपॉइंट करने लगे, सॉरी, ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अपॉइंट करने लगे। तो ये चीज़ है।
लेकिन उसके लिए महारानी का रिकमेंडेशन जरूरी होता था। तो ये है आपका, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे कि किसके समय में क्या हुआ। अब जस्ट फॉर इमेजिनरी एग्जाम्पल्स ले लें कि जैसे ड्रैक हुआ, तो ड्रैक के समय में कुछ हुआ, तो हाँ, ड्रैक के समय में देखते हैं 1756 से 57 है, तो बैटल ऑफ पलासी ऑन 23 जून उसी के समय में हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहा है। अब आइए, जब रॉबर्ट क्लाइव है तो कुछ हुआ, कोई खास नहीं। जब देखेंगे बक्सर का युद्ध के समय में कौन था, तो वेसिंटार्ट है, सॉरी क्या कहते हैं वो, हाँ वेसिंटार्ट है। तो ये चीज़ें हैं। रॉबर्ट क्लाइव कितनी बार बंगाल का गवर्नर बना, तो 2 बार बना, ये भी इंपॉर्टेंट हुआ। अब जैसे वारेन हेस्टिंग्स है, तो वारेन हेस्टिंग्स का लंबा रहा, कई टर्म्स इसने लिए 4-4 साल के, यानी देखा 1773 से लेके 85 तक रहे, तो कई टर्म्स हुए। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में पूछेगा क्या क्या हुआ, हैपनिंग्स बता रहा हूँ एग्जाम्पल। तो वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में हम देखते हैं क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, उसके तहत 74 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट कंपनी पर अब ब्रिटिश पार्लियामेंट इनडायरेक्टली रेगुलेट करने लगी, नियमन करने लगी। अब गवर्नर जो बंगाल का था उसका ओहदा बढ़ के गवर्नर जनरल हो गया, और गवर्नर जनरल डिक्टेटरशिप ना करे इसलिए उसकी एक एडवाइजरी काउंसिल इस्टेब्लिश की गई, और एडवाइजरी काउंसिल में 4 मेंबर रखे गए, और उनमें से कम तो क्या 2 मेंबर, ठीक है, 2 मेंबर इसके पक्ष में हो, तब ने एक खुद, और ये 2 मेंबर तो 3 हो गए, तो 4 मेंबर और एक ये खुद 5 हो गए, तो 2 का बहुमत लेगा तभी कोई काम कर सकता है बहुमत से फैसले लेने के लिए, तो एडवाइजरी काउंसिल बन गई। ये चीज़ें, तो ये सब चीज़ें आएंगी कि किसके समय क्या काम हुआ। थियोसॉफिकल, सॉरी क्या कहते हैं वो, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या कलकत्ता के लिए की स्थापना 1784 में इसी के समय हुआ। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसी के समय आया, इसी के समय आया, ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? तो ध्यान से समझिएगा कि ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो चलिए, ये तो आप जान गए। अब हम बात करें आगे की कड़ी में, तो ये आपकी एक फिलोसफिकल हो गई, और ये एक बैकग्राउंड तैयार हो गया कि गवर्नर जनरल और इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स के संदर्भ में सवाल कैसे आएंगे, ठीक है ना। तो हम इसमें पढ़ेंगे किसका किसका, वो एक बार सुना देता हूँ। ड्रैक का एक क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव का क्वेश्चन है, ये हो गया। वारेन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, वेलेज़ली इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, मिंटो फर्स्ट, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंस है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, एलिगन सेकेंड, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक आपसे नहीं पूछेगा तो लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, उसके बाद आपका आएगा लॉर्ड कर्जन वाइली, बंगाल का जो विभाजन करेगा। कर्जन वाइली के बाद मिंटो सेकेंड आएगा। मिंटो सेकेंड के बाद हम देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड आएगा, फिर चैम्स फोर्ड आएगा, लॉर्ड इरविन आएगा। लॉर्ड इरविन के समय में एक चीज़ याद रखिएगा, अब तक जितने भी 40 के आसपास गवर्नर या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंडिया हुए, उनमें से एकमात्र यहूदी कौन था, ज्यूइश कौन था, यानी वो क्रिश्चियन नहीं था, यहूदी था, लॉर्ड इरविन, ये यहूदी थे। लॉर्ड इरविन आए। लॉर्ड इरविन के बाद हम खास करके किस पर ध्यान देंगे, तो लॉर्ड क्या कहते हैं वो, वेवेल पे ध्यान देंगे, लॉर्ड वेवेल, दैट इज द इम्पोर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद कौन आ जाएगा, लॉर्ड माउंट बैटन आ जाएगा, फिर रस्सी राजगोपालाचारी। तो इनके समय की घटनाओं को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज मैं इसी पे समाप्त करता हूँ। थोड़ी मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, एक्चुअली अनईजी फील कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको थोड़ा आधे घंटे पहले गिव अप कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी कंटिन्यू होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।